रुद्र के बोलने के बाद वो दोनों स्टाफ फिर से आर्य को पकड़कर कोने वाले कमरे की तरफ ले जाने लगे। वो लोग आर्य को दूसरी तरफ लेकर जाने लगे। असल में वो लोग उसे कमरे में आराम करने के लिए नहीं लेकर जा रहे थे। वो लोग उसे गार्डन के पीछे वाले मेन हॉल में लेकर जाने लगे और वहां ले जाकर उसे जमीन पर पटक दिया। आर्य को ऐसे अचानक से जमीन पर गिरने से बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, लेकिन उन लोगों ने उसे धक्का दिया था तो वो मुंह के बल गिर गया और उसके बाएं हाथ में ज्यादा चोट लग गई थी। उफ, इतना होने के बाद भी ये बिल्कुल हिला तक नहीं। ऐसा लगता है ये सचमुच बेहोश हो गया है। एक स्टाफ ने आर्य को जमीन पर फेंकने के बाद कहा, आर्य आर्य। दूसरे स्टाफ ने जोर जोर से उसे आवाज लगाते हुए कहा, अब चिल्लाना बंद करो और जल्दी से उसके बाहर के सारे कपड़े उतारने में मेरी मदद करो। एक स्टाफ ने दूसरे स्टाफ से कहा। उन लोगों ने बड़े ही बेरहमी से आर्य के कपड़े उतार फेंके और उसके सारे बटन भी खोल दिए थे और उसके पैंट से उसका बेल्ट निकाल दिया और आखिर में उसके हाथ को किसी बहुत ही मुलायम और गर्म चीज के ऊपर रख दिया। उन लोगों के ऐसा करने के बाद आर्य को बहुत अजीब सा महसूस हुआ और वो अपने हाथ पैर हल्के हल्के हिलाने लगा। जब उसके साथ ऐसा हुआ तो उसे वही बुरी यादें सताने लगी और उसके दिमाग में जो चल रहा था वो उसे रोक भी नहीं पा रहा था। लेकिन इतना होने के बावजूद भी वो अपने शरीर के एक्शन को कंट्रोल करता रहा और साथ ही वो अपने गुस्से और नफरत को भी अपने मन में दबाकर रखने की कोशिश कर रहा था। इतना सब करने के बाद एक स्टाफ ने दूसरे स्टाफ से कहा, चलो हमारा काम हो गया, जल्दी से यहां से चलते हैं और छोटे मालिक को सब बताते हैं। वो दोनों लोग फिर जल्दबाजी से वहां से निकल गए। हालांकि आर्य को खुद को संभालने में थोड़ा समय लग रहा था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन वो सब कुछ सुन पा रहा था, वो भी साफ साफ। दो लोगों के पैरों की आवाज को जब उसने दूर जाते हुए सुना तब उसने बहुत कोशिश करके अपनी आंखें खोली। उसने तुरंत उस चीज से अपना हाथ खींच लिया और जल्दबाजी में उठकर बैठ गया। फिर वो पूरी ताकत के साथ गार्डन के घास से अपना हाथ रगड़कर साफ करने लगा। आंखें खोलते ही उसने दूर दूर तक अपने पास देखा और जब उसने अपने बगल में देखा तो एक लड़की उसके बगल में बेहोश पड़ी हुई थी। लड़की बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके शरीर पर कई जगह नाखून की खरोंच और चोट के निशान थे। आर्य ने जब अपने आप को उस जगह पर पाया तो उससे बहुत ही अजीब लगा और वो वहीं पर बेचैन होने लगा। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रुद्र के पापा की मिस्ट्रेस थी और पेशे से एक डांसर थी। क्योंकि वो दिखने में बहुत सुंदर थी तो रुद्र के पापा उस पर अपना दिल हार बैठे थे और उसे अपने साथ रखने लगे थे। आर्य को अब ऐसा लग रहा था जैसे ये सब उसके साथ दोबारा हो रहा है। कभी वो ऐसे ही रंधावा के परिवार में गेस्ट बनकर आया था और ज्यादा शराब पीने के बाद ऐसे ही बाहर टहलने जाता है और वहीं उसकी आंख लग जाती है। भगवान ही जाने वो वहां कितनी देर तक सोया होगा। नींद खुलने के बाद वो ऐसे ही अंदर गया था और वहां के लोगों ने ऐसे ही उसे कुछ पिलाकर बेहोश कर दिया था। जब वो पिछली बार भी उठा था तो ऐसे ही उसने खुद को किसी लड़की के पास लेटे हुए पाया था और तब भी वो खुद से नहीं उठा था बल्कि उसके ऊपर ठंडा पानी डालकर जबरदस्ती उठाया गया था। उसे याद आ रहा था कि उसके आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे और सब लोग उसे भला बुरा कह रहे थे।
उस जगह पर इतना शोरगुल था कि उसे उसे ये किसी बुरे सपने से कम नहीं लग रहा था। इतना सब होने के बाद भी उस पर भरोसा करने के लिए कोई तैयार नहीं था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। वो लड़की जो उसकी बेगुनाही का सबूत दे सकती थी, वो उस वक्त बेसुध पड़ी थी। और फिर उसे रंधावा परिवार के लोग खींच कर वहां से ले जाते हैं। जब तक उसे उस लड़की के बारे में पता लगता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस लड़की के साथ उसे थोड़ी देर पहले वहां छोड़ा जाता है, उसकी मौत हो चुकी है। पूरे भोपाल शहर के लोग उसका मजाक बनाते हैं और उसके साथ जानवरों से भी बदतर सलूक करते हैं। उसके चेहरे पर कालिख पोत दी जाती है और गंदे नाले का पानी फेंका जाता है, जो वो चाहकर भी साफ नहीं कर पाता है। उसे लग रहा था जैसे पहले भी ऐसी ही साजिश करके उसके परिवार को फंसाया गया था। उसके चाचा, जिसको कुछ ही दिनों में सीनियर पोस्ट पर प्रमोट किया जाना होता है, उसका इसी वजह से प्रमोशन नहीं हो पाता और पूरे परिवार की बदनामी होती है। साथ ही लोग उसके दादाजी पर थू थू करते हैं और पूरे राठौड़ परिवार की बदनामी हो जाती है। इतने सालों से राठौड़ परिवार ने जो इज्जत बनाई होती है, वो मिट्टी में मिल जाती है। पहले तो उन लोगों को लूथरा परिवार की मौत की साजिश में फंसा दिया जाता है और जब पुलिस उसकी छानबीन करती है तो उनकी लाशों के पास आर्य के अंकल का जेड पेंडेंट मिलता है। उन लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ परिवार डकैतों के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहा होता है और वो लोग जानबूझकर लूथरा परिवार को खत्म करवा देते हैं और उनकी पूरी जायदाद हड़प लेते हैं। परिवार की इतनी बदनामी होने के बावजूद भी अपनी इज्जत बचाने के लिए आर्य के दादाजी उनका रिश्ता मल्होत्रा परिवार से होने का दावा करते हैं और वो लोगों को शादी का सर्टिफिकेट दिखाते हैं, जिसमें आर्य की शादी उस परिवार की लड़की से हुई होती है। कुछ देर के लिए तो लोगों को ऐसा लगता है कि राठौड़ परिवार का इसमें कोई हाथ नहीं हो सकता, क्योंकि उन लोगों की दुश्मनी की कोई वजह हो ही नहीं सकती और वो लोग खुद अपनी तरफ से दूसरे लोगों के साथ रिश्ता बनाने में व्यस्त थे। इस शादी की अनाउंसमेंट हर किसी को चुप करने पर मजबूर कर देती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे फिर से लोग राठौड़ परिवार पर उंगली उठाने लगते हैं। हालांकि उस समय जब आर्य को मल्होत्रा परिवार के साथ रिश्ते की बात पता लगती है तो वो भी चौंक जाता है, लेकिन अभी तक उसके पास रिएक्ट करने का वक्त नहीं था। उसने इस मौके का इस्तेमाल करके लूथरा परिवार के मर्डर के बारे में पता लगाने की सोची, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, लोगों के सामने इस शादी को खारिज होने का सर्टिफिकेट भी आ गया। इस शादी को कैंसिल होते ही राठौर परिवार के पास जो एक मौका था वो भी चला गया। अब पुलिस या किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उन लोगों ने मिलकर पहले ही राठौड़ परिवार को गुनहगार साबित कर दिया था। इतने बड़े मर्डर के जुर्म में राठौड़ परिवार के लोगों को कड़ी धूप में बांधकर छोड़ दिया था और उनको बिना खाना पानी के वहीं पर उनकी मौत होने तक लटकाए रखा। क्योंकि आर्य उस समय इस सब का विरोध कर रहा था तो उसके पैर और हाथ तोड़कर उसे गड्ढे में फेंक दिया जाता है। अब आर्य को अपने अंकल की कही गई आखिरी बात याद आ रही थी, यहां इस दुनिया में न्याय मिलना मुश्किल है। उसके अंकल ने मरते वक्त यह भी बताया था कि राठौर परिवार के साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उन लोगों ने कुछ गलत लोगों का विरोध करने की कोशिश की। उसके बाद जो हुआ, फिर आर्य को यह पता चल गया कि उसके अंकल की कही गई एक एक बात सच थी। जब आर्य को मारकर गड्ढे में फेंक दिया गया तब उसने बाहर कुछ लोगों की आवाज सुनी थी जो उनका तमाशा बना रहे थे और साथ ही ये कह रहे थे कि राठौड़ परिवार के मरने के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी वहां के लोगों में बांट दी जाएगी और जो आर्य के अंकल की पोजीशन थी वो रंधावा परिवार में रुद्र के अंकल को दे दी जाएगी।
जब आर्य को ये सारी बात एक एक करके याद आई तो उसने अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की कोशिश की। अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, उसने अपने कपड़े साफ किए और फिर उस लड़की की तरफ एक बार देखा और साथ ही वो कोशिश कर रहा था कि वहां उसे कोई सबूत मिल जाए जिससे उसे यह पता चल जाए कि असल में उस लड़की के साथ किसने गलत किया और किसने उसे वहां पर मारकर छोड़ दिया। लेकिन आर्य को वहां कोई सफलता नहीं मिली। उस लड़की के अपने सामान के अलावा वहां पर उसे कुछ भी नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पूरी प्लानिंग के साथ उसको वहां पर जानबूझकर मार गिराया और सब सबूत मिटा दिए। हालांकि आर्य वहां भी घबराया नहीं और फिर मुस्कुराते हुए उसने अपने पॉकेट से एक जेड पेंडेंट निकाला। वही पेंडेंट जो इस वक्त आर्य के पास था। वो वैसे तो बहुत कीमती था और उसे राठौड़ का आर भी लिखा हुआ था। उसने वो पेंडेंट जानबूझकर उस लड़की के हाथ पर रख दिया। वो पेंडेंट उस लड़की के हाथ पर रखने के बाद आर्य वहां छिपकर तमाशा देखना चाहता था। इसलिए तो उसने एक ऐसी जगह ढूंढी थी जहां से उसे कोई नहीं देख पाए, लेकिन वो सबको देख सकता था। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके सर में अचानक से तेज दर्द उठा और वो सांस लेने के लिए भी तड़पने लगा। अचानक से उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गया। ये क्या हो रहा है यहां? आर्य अपना सर पकड़कर वहीं लेटा रहा और वो खुद से कहने लगा, मेरे सर में अचानक से ये दर्द क्यों हो रहा है? लेकिन इससे भी बुरा आर्य के साथ ये हुआ कि धीरे धीरे उसके सामने का नजारा धुंधला होता गया और वो अपने सामने से जाते हुए सड़क को भी ठीक से नहीं देख पा रहा था। आर्य अभी भी आश्चर्यचकित था। उसे बहुत मुश्किल से यह मौका मिला था जहां वो रंधावा परिवार से बदला ले सकता था। अगर वो अभी भी कुछ नहीं कर पाता तो उसके परिवार के साथ इससे भी ज्यादा बुरा होता और ऐसा भी हो सकता था कि जो सपना आर्य ने देखा वो सच हो सकता था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, आर्य ने अपने आप से कहा। आर्य पूरी हिम्मत करके जमीन से उठने की कोशिश करने लगा और जैसे जैसे वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करता जा रहा था और जबरदस्ती खड़े होने की कोशिश कर रहा था तो उसकी सांसें और तेज होने लगी और वो पूरे तरीके से पसीने में भीग चुका था। अब आर्य के अंदर 1 मिनट भी खड़े रहने की एनर्जी नहीं बची थी। वो खुद को संभाल नहीं पाया और फिर से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। क्या इतना सब जानने के बाद आर्य अपने आप को बदनाम होने से बचा पाएगा? आखिर आर्य के साथ ये सब क्यों हो रहा था और रुद्र आर्य से क्यों अपनी दुश्मनी निकाल रहा था? क्या आर्य अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा या फिर हो जाएगा रुद्र की साजिश का शिकार?